हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो आज हम संरचनात्मक प्रकारवादी थिंकर्स को पढ़ेंगे और इसके पहले हमने संरचना क्या है, संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, उनके बारे में विशेषताएँ, उनके तथ्य, मतलब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने इसमें बता दी हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे थिंकर्स पढ़ेंगे। उस थिंकर्स से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ A to Z, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का शेड्यूल बिल्कुल आने ही वाला है। ठीक है, समय नहीं रह गया है। और यदि आप सोचेंगे अभी नहीं, कुछ दिन बाद शुरू करते हैं, तब शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, अभी से आप स्टडी कीजिए और 6 से 7 घंटे रोज़ स्टडी कीजिए। इसी वीडियो को बार बार सुनिए, दिमाग में अच्छे से बैठाइए, तो ही आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आप सोचेंगे कि नेट के 10 दिन रह जाएगा, फिर 20 दिन रह जाएगा, तो हम शुरू करते हैं स्टडी को, तो उसमें बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये अवधारणात्मक परीक्षा होती है। इसमें आप कितना भी ज्ञान रट लीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं होना है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म में आप स्टडी नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी से शुरू हो जाइए। अभी आपके पास समय है, लगभग 60 डेज का समय है, और इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए और JRF को बिल्कुल श्योर मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हायर एजुकेशन का भी फॉर्म आने वाला है। यदि आपने अभी क्वालिफाई कर लिया, इस बार जो नेट का पेपर होने वाला है उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, तो तुरंत के तुरंत आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लकी लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये चांस मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने तो क्वालिफाई किया था, काफ़ी वेट करना पड़ा था, 2 से 3 साल, कोई वैकेंसी ही नहीं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेलिनोव्स्की जो थे, ये पोलैंड के निवासी थे, और इन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में क्रांतिकारी बदलाव के दौर में ये नेता थे। ठीक है, ये कोटेशन हूबहू इसी वर्ड में पूछ सकता है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, एक दो बार आया है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में क्रांतिकारी बदलाव के दौर का नेता कौन था, तो वो मेलिनोव्स्की थे। ठीक है, हूबहू इसी तरह से पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। मेलिनोव्स्की ने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो विज्ञान और गणित में प्राप्त की थी, यानी वो गणित और विज्ञान के स्टूडेंट थे। एक बार उन्होंने जेम्स फ्रेजर की एक बुक पढ़ी थी, द गोल्डन बो। ठीक है, यानी सोने का कटोरा। द गोल्डन बो एक बुक पढ़ी थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद उनके अंदर मानव शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। ठीक है, वे दुर्खीम से प्रभावित थे, अतः उन्होंने दुर्खीम के ही समान जैविक आवश्यकताओं के साथ सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं को भी प्रमुख माना। देखिए, वो दुर्खीम से प्रभावित थे, और दुर्खीम ने क्या कहा है कि जैविक आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उन्होंने सभी तथ्यों को, समाज में उपस्थित सभी चीज़ें जो हैं, नियम है, कानून है, तथ्य हैं, उनको समाज में एकता लाने के तथ्य के रूप में देखा, समाज में उनकी आवश्यकता की पूर्ति के रूप में देखा। ठीक, उन्हीं से ये तथ्य लेकर मेलिनोव्स्की ने संस्कृति की इकाइयों के बारे में बोला कि संस्कृति की प्रत्येक इकाई समाज में कोई न कोई कार्य करती है, कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसीलिए वो समाज में बनी है। ठीक है, यही बात उन्होंने बोली है, इसको हम देखते हैं। फिर देखिए, सांस्कृतिक प्रकारवाद। मैंने आपको संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में बोला था कि समाज में छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, और ये इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं, कार्य करती हैं, तो सामाजिक व्यवस्था चलती है। इनके बीच में अदृश्य आरेख बनता है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है। क्या है कि समाज में छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन ये इकाइयाँ कौन सी इकाइयाँ होती हैं, सांस्कृतिक इकाइयाँ होती हैं। यानी सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो छोटी छोटी सांस्कृतिक इकाइयों से बना है, और इनके बीच में वैसा ही आरेख बनता है, और एक दूसरे पर निर्भरता होती है। एक क्षेत्र का कार्य दूसरे क्षेत्र के कार्य को प्रभावित करता है, और वे क्या होता है, एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने बोली है कि सांस्कृतिक प्रकारवाद, और ये सिस्टम है, सांस्कृतिक व्यवस्था का एक सिस्टम है, और ये प्रत्येक इकाई जो है, प्रत्येक इकाई छोटी हो बड़ी हो, प्रत्येक इकाई अपना कार्य करती है, और इसी के कारण ये जो आरेख है, ये जो व्यवस्था है, ये चलती रहती है। ये अपना काम की, इसको प्रभावित की, ठीक है, इसका भी काम हो रहा है, फिर इसने इसको प्रभावित किया, इसने इसको प्रभावित किया, इसने, इस तरह से एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हुए सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने में वो अपना योगदान देती हैं। ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। व्यक्ति जो है समाज का एक अंग है। ठीक है, सब कुछ व्यक्ति के लिए ही तो है। प्रथा, रूढ़ी, कानून,
सब कुछ व्यक्ति के लिए ही बनाया गया है। सोसाइटी जो है व्यक्ति के लिए है। तो इकाइयाँ जो हैं वो सब कुछ करने के बाद एट ऑल क्या करती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अपने स्थान पर हैं सांस्कृतिक इकाई, वो अपना कार्य कर रही है और कार्य के द्वारा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, सांस्कृतिक व्यवस्था की को बनाए रख रही है और इससे क्या हो रहा है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो इनका जो प्रकारवाद था मेलिनोव्स्की का, इनका मेन जो थीम था ये कि संस्कृति जो है छोटी छोटी इकाइयों से बनी है, सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो छोटी छोटी संस्कृति की इकाइयों से बनी है और वो संस्कृति की इकाइयाँ अपना कार्य करती हैं और उससे क्या होता है, सांस्कृतिक व्यवस्था बनी रहती है और इन सारे चीज़ों का जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, यानी समाज में उपस्थित प्रत्येक इकाई कोई न कोई कार्य करती है और उस कार्य के द्वारा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये मेन थीम है उनका। प्रकारात्मक अनिवार्यता की बात उन्होंने बोली। मैंने आपसे बताया कि प्रत्येक इकाई कोई न कोई कार्य करती है, कोई इकाई ऐसी नहीं है सांस्कृतिक इकाई जो बिना कार्य के हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रकारात्मक अनिवार्यता कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्षेत्र अध्ययन पर मेलिनोव्स्की ने क्या कहा है, क्षेत्र कार्य क्या किया है उन्होंने, फील्ड वर्क। मेलिनोव्स्की ने क्षेत्र अध्ययन को प्रमुख माना है। उन्होंने प्रशांत महासागर के ट्रोबियांडा द्वीप समूह के काली चमड़ी वाले मातृवंशी निवासियों का 2 वर्षों तक अध्ययन किया। सहभागी अवलोकन के द्वारा वो वहाँ पे गए प्रशांत महासागर के ट्रोबियांडा द्वीप पे और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि काली चमड़ी वाले निवासी हैं, वहाँ पे मातृवंशी प्रथा पाई जाती है। 2 वर्ष रहकर उन्होंने सहभागी अवलोकन के द्वारा वहाँ के बिल्कुल देशज दृष्टिकोण से, वहाँ के लोगों की दृष्टि से चीज़ों को देखा समझा और सांस्कृतिक सापेक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए वहाँ की संस्कृति को उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तो यही चीज़ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, देखिए जब हम किसी संस्कृति का अध्ययन उस संस्कृति के संदर्भ में करते हैं, यानी यदि हम किसी ऐसे जगह पर चले गए जहाँ का कल्चर बिल्कुल इंडिया के विपरीत है, वहाँ पे माँ बाप को ही मार डाला जाता है, तो वहाँ पे हम देख कर तुरंत उसे घृणा न करें, उनकी दृष्टि से उनके कल्चर को देखें। हो सकता है उनकी दृष्टि से देखने पे वो चीज़ें सही लगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब है कि हम अपना मूल्य संस्कृति पर न थोपें। जब भी किसी संस्कृति को देखें तो उसके अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत देखें, जो उस संस्कृति का दृष्टिकोण है वही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। इसी को मेलिनोव्स्की ने अपनाया था। सहभागी अवलोकन जो उन्होंने किया था ट्रोबियांडा द्वीप वासियों में, इसी दृष्टिकोण को अपनाया था। ठीक है, ये पहली बार सहभागी अवलोकन का इन्होंने प्रयोग किया था और ये जनजातीय क्षेत्र में जाकर अध्ययन किया था इन्होंने। फिर इन्होंने देखिए उद्विकासीय सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की थी, खंडन किया था। इन्होंने समाज के विश्लेषण का समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया था, यानी जैविक दृष्टिकोण, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से इन्होंने व्याख्या की थी समाज की। ठीक है, इसलिए इसको समग्रवादी दृष्टिकोण कहते हैं। फिर देख लीजिए आवश्यकताओं का सिद्धांत मेलिनोव्स्की ने दिया था कि कौन कौन सी आवश्यकताएँ होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इनका, और ये एग्ज़ाम में पूछता है। इनका आवश्यकताओं का सिद्धांत या फिर थियोरी ऑफ नीड्स इनको बोलते हैं। 3 प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने बताई है। प्राथमिक आवश्यकता 7 प्रकार की, द्वितीयक आवश्यकता 4 प्रकार की और तृतीयक आवश्यकता 2 प्रकार की। कौन कौन सी हैं इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए प्राथमिक आवश्यकता और इसकी सांस्कृतिक प्रतिपुष्टि, यानी ये आवश्यकता है और कौन सी संस्कृति है जो इसको पूरा करती है। ठीक है, पोषण है, पहली बार पोषण, यानी हमारे शरीर को जीने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पोषण है तो खाद्य आपूर्ति है। यौन और प्रजनन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति विवाह और नातेदारी द्वारा होती है। शारीरिक आराम ये किसके द्वारा होता है, शरण स्थल, यानी घर जो होता है हमारा, या फिर जहाँ पे हम रहते हैं, किराए का घर हो या फिर किसी पेड़ के नीचे रह रहे हैं या फिर कहीं पे भी रह रहे हैं, उसको शरण स्थल बोलते हैं। शारीरिक वहाँ पे हमको आराम मिलता है। ठीक है, शारीरिक आराम इससे जुड़ा है। सुरक्षा यानी संरक्षण होता है, जिसके संरक्षण में हम हैं या फिर अपना सुरक्षा हम कैसे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सुरक्षा में आती हैं। प्रस्थान गतिविधि होता है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो हमारा आना जाना आवागमन जो होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, गतिविधि की संस्कृति है ये। वृद्धि है, प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आता है। जब भी हम अपना विकास करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हम प्रशिक्षण लेकर नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, यदि हम आज अपने आप को अपडेट करना बंद कर दें, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसको हम सीखना बंद कर दें, तो हम बिल्कुल पीछे हो जाएंगे लोगों से। ठीक है, फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या, स्वास्थ्यवर्धक दशाएं होती हैं।
संस्कृति की प्रतिपुष्टि इसमें होती है। तो इसमें क्या है कि जब हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, पौष्टिक चीज़ें खाना, तो ये स्वास्थ्यवर्धक दशाएँ होती हैं, इससे जो है स्वास्थ्य मजबूत होता है। फिर देखिए द्वितीयक आवश्यकता कौन सी है। द्वितीयक आवश्यकताएँ 4 प्रकार की होती हैं। सांस्कृतिक संसाधनों का नवीनीकरण, यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो अर्थव्यवस्था है ये नवीनीकरण का एक भाग है, यानी अर्थव्यवस्था में जो नई नई चीज़ें हैं, कमाई के नए नए जरिए हैं, ऑनलाइन अर्निंग के जरिए हैं, शेयर मार्केट है और भी प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसको जब हम अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। एक मामूली सा जूस वाला जो होता है, यदि वो मशीनें नहीं लाता है जिससे दूसरे प्रकार के जूस बनाए जा सकते हैं लोगों को सर्व करने के लिए, तो वो भी बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बिल्कुल आदिम परंपरा से ही अपना रहे हैं, परंपरावादी हैं, तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ें हैं कि जो सांस्कृतिक संसाधन है, जो नई नई चीज़ें बन रही हैं, भौतिक संस्कृति में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसको अपडेट करना है, उसको हमको सीखना है, जिससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। फिर अगला है सामाजिक नियंत्रण। इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार इसको देखना, सुनना और समझना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ याद होंगी। पूछ सकता है ना ये कि कौन कौन सी आवश्यकता है, या फिर सांस्कृतिक संसाधनों का नवीनीकरण किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बारीकी से क्वेश्चन सब बन सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण देखिए इसके अंतर्गत क्या है, राज्य है, प्रथा है, कानून है। तो सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा, राज्य के द्वारा होता है। राज्य ने हमको बोल दिया कि लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो हम नहीं निकल रहे हैं क्योंकि राज्य का हम पर नियंत्रण है। प्रथा है, प्रथा के द्वारा क्या है कि क्रूर प्रथाएं होती हैं। प्रथा ने बोल दिया कि विवाह के द्वारा ही हम अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, विवाह करते हैं। नहीं करते हैं तो लोगों द्वारा आलोचना होती है। ठीक है, और भी जो प्रथाएं होती हैं उनको पालन करना ज़रूरी होता है। किसी के मरने पर 13वें दिन लोगों को खिलाना ज़रूरी होता है, वो एक प्रथा है। कानून होता है, कानून हमको क्या नियंत्रण किया हुआ है। समाज में यदि कोई ऐसा कानून है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे बचने का प्रयास करेंगे, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारा नियंत्रण करती हैं, हमारे जो अराजक विचार होते हैं उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण बना रहता है और सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलती है। फिर देखिए मानव संसाधनों का नवीनीकरण। मान लीजिए वो तो सांस्कृतिक संसाधन थे, फिर ये मानव संसाधन क्या है, शिक्षा। मानव संसाधन मतलब क्या, मानवीय मूल्य जो होते हैं उसको मानव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, मानव के जो योग्यताएं होती हैं उसको, इसका नवीनीकरण करना ज़रूरी है। मनुष्य के जो जो अपडेट्स होते हैं, मनुष्य अपनी योग्यता को कितने अच्छे से बढ़ा सकता है, एक एक नए नए स्किल को सीख सकता है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं, शिक्षा के द्वारा होती हैं। शक्ति का संगठन, समाज में शक्ति की भी ज़रूरत है। ठीक है, हम ज़रूरी है कि हम सभी अपनी सामूहिक इच्छा से शक्ति जो है किसी व्यक्ति को या फिर किसी संगठन को सौंप दें कि ये व्यक्ति हमको आदेश देगा और हम उसके आदेशों का पालन करेंगे, तभी समाज चल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो शक्ति जो है ज़रूरी है कि हम सामूहिक स्वीकृति के द्वारा किसी व्यक्ति को या फिर किसी संगठन को या फिर किसी समूह को शक्ति प्रदान करें और उसकी बातों को मानने के लिए हम स्वीकृति दें कि हम आपकी बातों को मानेंगे। ठीक है, जैसे हमने राज्य को स्वीकृति दी है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, आप उस पोस्ट पे रहिए। ठीक है, तृतीय आवश्यकता में देखिए क्या है, इसमें यांत्रिक आवश्यकता और एकीकरण की आवश्यकता। यांत्रिक आवश्यकता का मतलब जैसे इसमें कानून और जादू आता है। जैसे समाज को यंत्रीकृत बनाने के लिए, मशीनीकृत बनाने के लिए, यानी समाज में अनुशासन लाने के लिए। ठीक है, तो अनुशासन लाने के लिए किसकी ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है। और जादू का प्रयोग आदिम समाजों में होता है, वहाँ पे जादू का प्रचलन होता है, वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं चलती। लोग जादू के भय से समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं अपने जनजाति समाज में। ठीक है, तो काला जादू, सफ़ेद जादू, ये वो तंत्र मंत्र सब उसमें चलता रहता है, उनका अपना होता है सब तरीका। तो उसके द्वारा उनकी समस्या जो है वो हल होती हैं और वो समाज में किसी किसी चीज़ से डरते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो उससे क्या होता है, अनुशासन बना रहता है। और वही चीज़ हमारे यहाँ है, कानून से हम डरते हैं कि कानून जो है यदि हम पे ये चीज़ लग गया तो हम इतना जुर्माना भी देंगे, हमको इतने साल की जेल हो जाएगी। तो इस डर से हम कानून के नियंत्रण में रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, तो इसको यांत्रिक आवश्यकता कहते हैं। यांत्रिक इसलिए क्योंकि इससे अनुशासन आता है, लोग जो है मशीनीकृत एक सीक्वेंस में काम करते हैं। फिर है एकीकरण की आवश्यकता। धर्म जो है वो एकीकरण लाता है, क्योंकि जो लोग कभी नहीं मिले होते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं उनको मिले, वो भी धर्म के जब कोई त्यौहार वगैरह आता है तो उसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे ईद हो गई,
या फिर दिवाली हो गई, होली हो गई, उसमें क्या होता है, लोग बाहर जो लोग रहते हैं, किसी अन्य प्रदेश में रहते हैं, किसी काम से गए हैं कमाने के लिए या फिर कुछ और, तो वो भी वापस आते हैं, सबसे फैमिली लोगों से मिलते हैं, समुदाय के लोगों से मिलते हैं, और उनके बीच में जो दूरी होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये होता है कि हाँ, ये आदमी आया था, बंदा जो है मिला है सबसे, तो वो दूरी कम हो गई और फिर से वो प्रेम जो है वो फिर से बन गया। फिर अगले साल मिले, फिर इस तरह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में उनका जो प्रेम है समाज के लोगों से, समुदाय के लोगों से, वो बना रहता है। तो धर्म क्या है, सामाजिक एकीकरण का काम करता है। मेलिनोव्स्की ने संस्थाओं के निर्माण के 6 तत्व बताए हैं। कौन कौन से तत्व बताए हैं, देख लेते हैं। पहला है चार्टर, ऐसे विश्वास जो क्रियाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। चार्टर का मतलब क्या है, एक टाइम टेबल है कि हमको ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ये व्यक्ति ये काम करेगा, मतलब कि हम जब पूरा एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बना देते हैं सभी के लिए, वो क्या हो गया, वो चार्टर हो गया। पहला जो है फैक्टर चार्टर होता है। ठीक है, और चार्टर में जैसे धर्म है, परिवार है, विवाह है, ठीक है, इसके बारे में क्या है, एक पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, विवाह में क्या होता है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद कन्यादान होगा, फिर पाणी ग्रहण होगा, फिर क्या होगा, पूरा एक चार्ट, एक टाइम टेबल बना हुआ है। ठीक है, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होता है, हर व्यक्ति इसको फॉलो करता है। परिवार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सबके घर में एक ही जैसी होती हैं लगभग। धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, एक धर्म के लोग एक ही जैसा फॉलो करते हैं, तो वो चार्टर है, हर धर्म का एक चार्टर बना हुआ है, हर परिवार का चार्टर बना हुआ है। ठीक है, विवाह का चार्टर बना है, तो ये चीज़ें हैं। फिर है सदस्यगण होंगे। जब संस्था में सदस्य नहीं होगा तो संस्था किसी काम की नहीं होगी, संस्था होगा ही नहीं। ठीक है, नियमों का समूह तो है, लेकिन उस नियमों का उपयोग कौन करता है, व्यक्ति करेगा ना। ठीक है, और सदस्यगण होते कौन है, वो लोग जो क्रिया में भाग लेते हैं। जब संस्था में जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया में भाग लेने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो क्या है, सदस्य है, कर्तागण है। नियम है, कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना होता है, और कर्ता कौन है, ये नियम का पालन करता है कर्तागण। ठीक है, फिर देख लीजिए, उपकरण होते हैं। कार्यों को करने हैं तो कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ कार्य हैं, यदि हमको कुछ लिखना है, कुछ लिस्ट बनानी है, तो उसमें हमको पेन की ज़रूरत होगी ना। वैसे ही अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो उसको करने हेतु क्या है, उपकरणों की ज़रूरत होती है, छोटे बड़े उपकरण जो भी हो। क्रिया जो समाज के लिए उपयोगी होता है, यानी संस्था में वही क्रिया की जाती है जो समाज के लिए अच्छा होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सकारात्मक योगदान दे। वो नकारात्मक योगदान देगा तो वो संस्था के लिए क्रिया नहीं होगी, संस्था का निर्णायक तत्व वो नहीं होगा। फिर देख लेते हैं प्रकार, लास्ट है। संस्था सामाजिक व्यवस्था के संचालन में योगदान देती हैं। ये यहाँ पे जो प्रकार है, ये प्रकार कौन सा प्रकार है, जो मैंने बताया था कि इकाइयाँ छोटी छोटी अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं, प्रकार करती हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, ये वही प्रकार है। ठीक है, फिर 6 तत्व हो गए हैं, और ये 6 तत्व आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, इसका पूरा पूछने का चांस बन रहा है। मेलिनोव्स्की की आलोचना क्यों की जाती है, देखिए, मेलिनोव्स्की पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने इतिहास की अवहेलना की है, क्योंकि उन्होंने उद्विकास का खंडन किया। देखिए, मेलिनोव्स्की ने कहा कि उद्विकास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। संस्कृति का प्रत्येक तत्व जो है, छोटा बड़ा, वो पहले का हो, आज का हो, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। वो है तो कोई ना कोई कार्य करेगी, वो अवशेष के रूप में नहीं होती कि बस एक अवशेष के रूप में पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसकी बात स्पेंसर ने कही थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अवशेष के रूप में होती हैं, उनका उपयोग नहीं होता। उनका खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि संस्कृति का यदि कोई भी तत्व है, छोटा है, बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, नॉन इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि वो है तो कार्य करेगी, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी, किसी न किसी वो आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, तभी समाज में है वो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उनका आलोचना जो की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने मानव को आवश्यकताओं की पूर्ति का बंडल मान लिया। उन्होंने हर चीज़ में बस आवश्यकता बताई, आवश्यकता, ये चीज़, ये संस्कृति कार्य कर रही है, ये भी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, वो संस्कृति कार्य कर रही है, तो भी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। इन्होंने संस्कृति को भी माना कि संस्कृति इसलिए बनाई गई है क्योंकि मानव को आवश्यकता थी, और मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो ये इन्होंने कहा कि संस्कृति की प्रत्येक इकाई, छोटी बड़ी हो, पुरानी हो या फिर इम्पोर्टेंट हो, चाहे जैसी भी हो, वो समाज में किसी न किसी व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकता पूर्ति कर रही है, इसलिए समाज में वो है।
इसीलिए उनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने आवश्यकता की बात ज़रूर से ज़्यादा ही कर ली, कि आवश्यकता तो होती है लेकिन एकदम बिल्कुल व्यक्तिवादी होकर इस तरह से आवश्यकता की बात नहीं करनी चाहिए। ये दो आधार हैं, इनकी आलोचना की जाती है। तो मेलिनोव्स्की के चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं, इसके बाद हम रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि बार बार आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट को उसको मिलते रहें आपको। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और खूब मेहनत कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ओके, बाय।